वेलकम टू द एक्सप्लेनर। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे, कंक्रीट की स्ट्रेंथ। ये हर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की नींव है, पर इसकी क्वालिटी के पीछे के असली नियम क्या हैं? चलिए पता करते हैं। आपने साइट पर ये ज़रूर देखा होगा, है ना, कि M20 ग्रेड कंक्रीट की स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं तो कभी 24 आती है, कभी 18, तो कभी कभी तो 27 न्यूटन पर mm² तक चली जाती है। तो सवाल ये है कि भाई अगर ग्रेड M20 है तो स्ट्रेंथ हमेशा एग्जैक्टली 20 क्यों नहीं रहती? आखिर इसके पीछे का राज क्या है? तो चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं। अगले कुछ मिनट्स में हम इन 6 पॉइंट्स के थ्रू कंक्रीट क्वालिटी के पूरे कॉन्सेप्ट को डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि ये वेरिएशन क्यों होता है, इसका पैटर्न क्या है और IS कोड इसे कैसे हैंडल करता है। ओके, तो सेक्शन 1, कंक्रीट्स हिडन वेरिएबिलिटी। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ में वेरिएशन आना, मतलब उतार चढ़ाव होना, ये कोई गलती नहीं है, ये इसकी बेसिक नेचर का एक हिस्सा है। देखिए, ISSP 23 के हिसाब से ये वेरिएबिलिटी 5 मुख्य कारणों से आती है। सोच के देखिए, मटेरियल की क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क, बैचिंग और मिक्सिंग प्रोसेस में छोटी मोटी इनएक्यूरेसीज, आपके इक्विपमेंट की क्वालिटी, साइट पर सुपरविजन और काम करने का तरीका, और हाँ, यहाँ तक कि सैम्पलिंग और टेस्टिंग में होने वाली माइनर सी गलतियां भी। ये सब चीजें मिलकर फाइनल स्ट्रेंथ को ऊपर नीचे करती हैं। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द पैटर्न ऑफ स्ट्रेंथ। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। कंक्रीट स्ट्रेंथ का ये जो उतार चढ़ाव है ना, ये बिल्कुल रैंडम नहीं होता। जब हम ढेर सारे टेस्ट रिजल्ट्स को एक साथ देखते हैं तो उसमें एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न निकल के आता है। इस पैटर्न को हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली अगर आप सैकड़ों स्ट्रेंथ रिजल्ट्स का एक ग्राफ बनाएंगे ना, तो वो हमेशा एक बेल शेप्ड कर्व जैसा दिखेगा। मतलब ज्यादातर रिजल्ट्स एक एवरेज वैल्यू के आसपास ही घूमते हैं। बहुत ज्यादा या बहुत कम स्ट्रेंथ वाले रिजल्ट्स वो काफी कम होते हैं। तो इस बेल कर्व का जो फैलाव है, यानी ये कितना स्प्रेड आउट है, उसे नापने के लिए हम एक टूल यूज करते हैं। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन या S। बिल्कुल सिंपल शब्दों में, जितना छोटा S होगा उतना ही बेहतरीन आपका क्वालिटी कंट्रोल है, मतलब आपका कंक्रीट ज्यादा कंसिस्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 3, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो फिर वापस उसी सवाल पे आते हैं, अगर स्ट्रेंथ बदलती रहती है तो M20 में इस 20 का आखिर मतलब क्या है? ग्रेड को डिफाइन कैसे किया जाता है? यहां पर IS कोड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। तो IS 456-1978 कहता है कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो वैल्यू है जिसके नीचे आपके 5% से ज्यादा टेस्ट रिजल्ट्स फेल नहीं होने चाहिए। सोच के देखिए, ये एक फिक्स्ड नंबर नहीं है, बल्कि एक स्टैटिस्टिकल प्रॉमिस है, और इसी प्रॉमिस को हम टेक्निकली कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ या M20। तो M20 का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर क्यूब 20 न्यूटन पर mm² देगा। इसका असली मतलब ये है कि 95% क्यूब्स 20 न्यूटन पर mm² से ज्यादा स्ट्रांग होंगे। ये है अहम बात। ये चार्ट इसको परफेक्टली दिखाता है। देखिए, 95% रिजल्ट्स फाक से ऊपर हैं और 5% को फेल होने की परमिशन है। बेसिकली कोड इस वेरिएबिलिटी को समझता है। वो जानता है कि थोड़ा बहुत वेरिएशन तो होगा ही, इसलिए हर 100 में से 5 सैंपल्स को फाक से कम होने की इजाजत दी जाती है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 4 पर, द स्मार्ट टारगेट यानी FT। तो इन सब के बाद सबसे बड़ा प्रैक्टिकल सवाल ये उठता है, अगर हमें M20 कंक्रीट बनाना है तो RMC प्लांट में या साइट पर हमारा असली टारगेट क्या होना चाहिए? तो क्या M20 पाने के लिए हमें कंक्रीट ऐसी बनानी चाहिए जिसका एवरेज स्ट्रेंथ एग्जैक्टली 20 न्यूटन पर mm² हो? सोच के देखिए, जवाब है बिल्कुल नहीं। जरा सोचिए उस बेल कर्व के बारे में। अगर आपका एवरेज यानी मीन 20 है तो उस कर्व की डेफिनेशन के हिसाब से ही आपके आधे यानी 50% रिजल्ट्स 20 से नीचे आएंगे। इसका मतलब आपका आधा कंक्रीट तो फेल हो गया। क्लियरली हमें इससे ऊपर एम करना पड़ेगा, एक सेफ्टी मार्जिन रखकर, और वो सेफ्टी मार्जिन हमें इस मास्टर फॉर्मूला से मिलता है। FT = FCK + 1.65S। ये है आपका टारगेट मीन स्ट्रेंथ या FT। यहाँ FCK आपकी ग्रेड स्ट्रेंथ है, S आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है, और ये 1.65 जो है ये एक स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट है जो 95% सक्सेस रेट को इंश्योर करता है। प्रोडक्शन में आपको हमेशा इस हायर वैल्यू FT के लिए ही एम करना है। अब आप सोचेंगे कि S की वैल्यू कहाँ से आएगी? वेल,
शुरुआत में जब आपके पास साइट का पुराना डेटा नहीं होता तो आईएस कोड हमें ये अज्यूम्ड वैल्यूज देता है। जैसे M20 के लिए S की वैल्यू 4.6 ले सकते हैं। तो अगर हम M20 के लिए टारगेट स्ट्रेंथ कैलकुलेट करें तो क्या होगा? ये होगा 20 प्लस 1.65 टाइम्स 4.6 जो कि होता है लगभग 27.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखा आपने, M20 पाने के लिए आपको 27.6 का टारगेट रखना पड़ेगा। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, द रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस। चलिए अब असली साइट एक्शन की बात करते हैं। जब टेस्ट रिपोर्ट्स आती हैं तो उस कंक्रीट को पास या फेल करने के आईएस कोड के एक्चुअल रूल्स क्या हैं, ये जानना हर साइट इंजीनियर के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो IS 456 बेसिकली 2 लेवल पर चेक करता है। पहला है इंडिविजुअल सैंपल का चेक, जिसमें हर एक सैंपल की स्ट्रेंथ को देखा जाता है, और दूसरा है रनिंग एवरेज का चेक, जो अब तक के सारे सैंपल्स की कलेक्टिव परफॉर्मेंस देखता है। एक सैंपल को पास तभी माना जाता है जब वो इन दोनों क्राइटेरिया को पूरा करें। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए M20 कंक्रीट का 5वां सैंपल आया 18 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। सीधा देखने में तो ये 20 से कम है, राइट? लेकिन जब हमने इसे इंडिविजुअल चेक के फॉर्मूला में डाला तो ये पास हो गया, और जब हमने 5 सैंपल्स का रनिंग एवरेज चेक किया वो भी रिक्वायर्ड एवरेज से ज्यादा निकला। इसलिए 18 आने के बावजूद ये सैंपल पास है। अब इस केस को देखिए, 7वां सैंपल आया 15 MPa स्क्वायर। एवरेज वाला टेस्ट तो इसने पास कर लिया क्योंकि पिछले रिजल्ट्स अच्छे थे, लेकिन इंडिविजुअल चेक की एक शर्त है कि स्ट्रेंथ 0.8 टाइम्स FCK यानी 16 MPa स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए, और यहाँ ये फेल हो गया। बस इस एक कंडीशन के फेल होने से इस कंक्रीट को नॉन कंप्लायंट माना जाएगा। अब आगे क्या करना है, इसका फैसला डिजाइनर को लेना होगा। तो अब आते हैं फाइनल सेक्शन पर, सेक्शन 6। ये आपके लिए क्यों मैटर करता है? इन सब नंबर्स, फॉर्मूलाज और रूल्स का एक इंजीनियर या एक होम बिल्डर के लिए आखिर मतलब क्या है? तो ये हैं आपके की टेकअवेज। सबसे पहला, क्वालिटी के लिए हमेशा टारगेट स्ट्रेंथ यानी FT को एम करें, FCK को नहीं। दूसरा, अपने साइट का स्टैंडर्ड डिविएशन यानी S जितना हो सके कंट्रोल में रखिए। इससे न सिर्फ क्वालिटी बेहतर होगी बल्कि सीमेंट की बचत से प्रोजेक्ट का कॉस्ट भी कम होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये नियम सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये आपके स्ट्रक्चर की सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। तो अब आप क्वालिटी के नियम जानते हैं। आप जानते हैं कि वेरिएशन नेचुरल है लेकिन उसे मैनेज किया जा सकता है। अब असली सवाल ये है, क्या आपकी साइट पर, आपके प्रोजेक्ट में इन नियमों का पालन हो रहा है? इस पर जरूर सोचिए। द एक्सप्लेनर देखने के लिए शुक्रिया।